आज शुभ कार्य हो अनय जी हमें यज्ञ ऑनलाइन कार्यशाला के प्रथम संस्करण में अपने विचार ग्लोबल रिस्पॉन्स टू कोविड-19 ड्यू केस स्टडीज विषय पर चर्चा करेंगे। मेरी विनती है अनय जी से कि अपनी बात हमारे बीच रखें। धन्यवाद। आज के दिन ही लगभग 2 साल पहले मेरा पहली बार भारतीय विचार मंच के साथ परिचय हुआ था। अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन हॉल में हम लोग ने इजराइल के राजदूत है उनका एक लेक्चर रखा था और तभी से मैं भारतीय विचार मंच के साथ जुड़ गया हूं और आज पहली बार लॉकडाउन के वजह से इंटरनेट के माध्यम से आप सभी से संवाद करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछले 3 महीनों से, अगर ये चीन की बात करें तो पिछले 4 महीनों से हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारी जो एक दूसरे के साथ जो संगोष्ठी होती है, उसमें कोविड-19 के सिवा दूसरा कोई टॉपिक आया है ऐसे ज्यादा याद नहीं है। दुनिया पर ये विषय इतना हावी हो चुका है कि हमारे सभी चर्चाओं का वो उसमें शामिल है। एक भारतीय के नाते पिछले 3 स्टेजेस यानी लॉकडाउन के 3 स्टेजेस हम लोग बहुत डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल दिखा के अपने घरों में रह के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एक देश की ताकत हम दिखा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें भारत के बाहर जाके दुनिया में अन्य देशों का ये कोविड-19 के खिलाफ रिस्पॉन्स कैसे है, उनके स्ट्रेटेजीज कैसे है और ये देशों के उदाहरण के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके अंतरराष्ट्रीय राजनीति पे बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। इसमें तेल की राजनीति है, इसमें रिलीजन या धर्म का बात है, इसमें कल्चरल डिफरेंसेस है। ये सभी चीजों को हम अगले आधे घंटे में 45 मिनट में हम तलाशने की कोशिश करेंगे और बाद में अगर आपके जो भी कुछ सवाल है उनके जवाब देते हुए मुझे बहुत खुशी होगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये कोविड-19 का उगम स्थान है वो चाइना है। ऐसे कहा जाता है कि पिछले नवंबर-दिसंबर के दौरान चीन का वुहान शहर है और ह्यूबेई प्रांत है। जो ह्यूबेई प्रांत है वो लगभग पॉपुलेशन में गुजरात के करीब है, 6 करोड़ उसकी आबादी है और उसकी जो राजधानी है वो वुहान है। वुहान में ये वायरस सबसे पहली बार उसका आउटब्रेक हो गया। उसमें वो कैसे हुआ उसके बारे में अलग-अलग थ्योरीज है। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऐसे भी कहती है कि ये आउटब्रेक लैब में हुआ, लेकिन जो ज्यादातर लोगों का मानना है और उसको साइंटिफिक बैकिंग भी है, वो है कि जो वुहान में जो वेट मार्केट रहते हैं, चाइना में लोग तरह-तरह के वन्य जीवों का भी भक्षण करते रहते हैं और इसमें बैट्स है, उसमें पेंगोलिन है और सभी तरह की चीज वो एक पालतू जानवर की तरह पालते हैं और उनका भक्षण करते हैं। तो उनका जो मीट मार्केट रहता है, वेट मार्केट रहता है, वहां से ये डिसीज है, ये वायरस है कोविड-19, उसका म्यूटेशन बैट से या चमगादड़ से पेंगोलिन में और पेंगोलिन से ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ है, ऐसा कहा जाता है। इसमें चीन की सबसे बड़ी गलती है कि चीन ने लगभग 6 हफ्ते यानी 1.5 महीना ये ऐसा किस्म का वायरस वुहान में आ गया है और उसका डबलिंग हो रहा है, इसके बारे में कुछ जानकारी दुनिया भर से छुपा के रखी। लगभग जनवरी के एंड तक चीन ने 21-22 जनवरी को एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसा वायरस है और ये वायरस की वजह से चाइना ने लॉकडाउन का घोषणा कर दी। तब से दुनिया भर में ये वायरस को लड़ने के लिए अलग-अलग स्ट्रेटेजीज देश उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। हम लोग सभी ने देखा कि चाइना ने जिस तरह उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। हम लोग सभी ने देखा कि चाइना ने जिस तरह उसके ऊपर काम कर रहे हैं, पिकनिक के लिए, वीकेंड के लिए घर से बाहर निकलते हैं, वो सब अपनी एक्टिविटी हो सके वैसा करने का लोगों को आह्वान कर दिया गया। लोग ऐसा नहीं करेंगे ये जानने के बाद लॉकडाउन कर दिया, लोगों को घर से बाहर निकलने की पाबंदी लगा दी गई।
जब चाइना से ये आउटब्रेक बाहर हो गया तो उसमें सबसे पहले वो आउटब्रेक हो गया था साउथ कोरिया में, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सब ईस्ट एशियन कंट्रीज है जहाँ पे चाइनीज टूरिस्ट बहुत ज्यादा मात्रा में जाते हैं। ये जनवरी का जो सीजन है उसमें चाइनीज न्यू ईयर रहता है और ऐसे कहा जाता है कि चाइनीज न्यू ईयर में सिर्फ थाईलैंड में 12 लाख चीनी पर्यटक चाइनीज टूरिस्ट जाते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में चाइनीज लोग चाइना के बाहर गए और उनमें से कई लोग ये वायरस कैरी करके अपने साथ ले गए और उनके वजह से ये वायरस का स्प्रेड होना शुरू हो गया। पहले ईस्ट एशिया में, ईस्ट एशिया से गल्फ मिडिल ईस्ट कंट्रीज और यूरोप के जो पर्यटन के जो हॉटस्पॉट्स है, इटली में है, वहां पे ये वायरस फैल गया और वहां से भारत में और पूरी दुनिया में आ गया। आपका लगता है कि वीकेंड से पहले दुनिया भर में 45 लाख लोग ये वायरस के चपेट में आ जाएंगे। इसके वजह से मरने वालों की संख्या लगभग 3 लाख के ऊपर है। भारत ये अगले 2-3 दिनों में कोरोना इन्फेक्टेड लोगों की संख्या है वो भारत चाइना को पार कर जाएगा। इसमें ये बात भी है कि चाइना अपने जो आंकड़े हैं वो अपडेट नहीं कर रहा है। पिछले लगभग 2-3 महीने से अभी ऐसे लग रहा है कि चाइना का जो आंकड़ा है वो 82,000 पे ही रुका हुआ है। तो एक तो चाइना ने पूरा उस पे ऊपर ओवरकम कर लिया है या चाइना अपने आंकड़े डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, वो अभी तक खुलासा साफ नहीं है। तो भारत में हम लोग क्या कर रहे हैं हम सबको पता है, प्राइम संकट का सामना कर रहे हैं और लॉकडाउन की अब ये तीसरी स्टेज 17 मई को खत्म होगी। कुछ राज्यों में चौथी स्टेज शुरू हो जाएगी, उसमें कितना इन्फेक्शन है उसके हिसाब से स्टेट्स अलग अलग अपने प्रावधान करेंगे। भारत का अगर आपने पहला ये स्प्रेड देखा तो उसमें जो कुछ हाइलाइट्स दिखते हैं उसमें देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स है जिनको सुपर स्प्रेडर कहा जाता है। तो भारत की अगर बात करें तो पहले चरण में ये जो तबलीगी जमात का जो मरकज यानी निजामुद्दीन का जो हेडक्वार्टर था, वहां पे उनका जो एनुअल गैदरिंग था उसमें लगभग बहुत सैकड़ों लोगों को ये इन्फेक्शन हुआ और वो उनके वजह से इन्फेक्शन अलग अलग हो गया। अगर हम अपने पड़ोसी पाकिस्तान की बात करें तो वहां पे भी ऐसे ही चीज नजर आती है। भारत में भी कोरोना का आउटब्रेक हो गया, उसकी शुरुआत पहले जो कुछ भारतीय विद्यार्थी जो चाइना में थे, कुछ लोग काम के लिए गए थे उनसे हुई थी, लेकिन इन्फेक्शन की शुरुआत हुई थी वो मुख्यतः यूरोप से और गल्फ से आने वाले टूरिस्ट के वजह से हुई थी। जो लोग इटली में या और जगह पे टूरिस्ट के लिए गए थे, कुछ लोग उमरा गए थे, उधर से ये शुरुआत हो गई। पाकिस्तान में फॉरेन टूरिस्ट की संख्या ज्यादा नहीं है, ज्यादा पाकिस्तानी कंपेयर टू इंडिया फॉरेन कंट्रीज में जाना का एफोर्ड नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान में ये कोरोना की जो शुरुआत हुई वो मुख्यतः 2 विषयों से हो गई। एक जो शिया पंथीय जो पिलग्रिम्स है वो ईरान में गए हुए थे और ईरान में सबसे बड़ा मुस्लिम दुनिया में सबसे बड़ा आउटब्रेक सबसे पहले ईरान में हो गया। आज की तारीख में ईरान में 1 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड-19 हो चुका है। तो जो पाकिस्तानी वो ईरान से या गए थे वो जब वापस आ गए तो उनको पाकिस्तान ने एक तफ्तान करके बॉर्डर पे शहर है बलूचिस्तान के, वहां पे उन्होंने रखा था। ये रखते हुए उन्होंने बहुत गैर जिम्मेदारी से बर्ताव किया कि जो कोविड पॉजिटिव है, निगेटिव है, उनको सब जगह पे एक साथ रखा, उनको आजू-बाजू के गांव में, शहर में जाने दिया और उसके वजह से ये ईरान से आने वाले लोगों से वजह से कोरोना का स्प्रेड शुरू हो गया। वैसे ही एक दूसरा गुट है जो सऊदी अरब गया था, उधर वो मक्का मदीना जो उनका तीर्थ यात्रा बोलते हैं, उमरा बोलते हैं, उसके लिए गया था। उधर से वो वापस आ गया। वहां से आने के बाद जैसे सब बहुत लोग अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, जश्न रखते हैं, तो उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को घर पे बुला दिया और इसमें वो वायरस स्प्रेड कर दिया। जब ये स्प्रेड बहुत तेजी से होने लगा तो पाकिस्तान के ऊपर ये चैलेंज था कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। एक बात आप इसमें गौर करने वाली बात यह है कि दुनिया में जब भी कोविड-19 का स्प्रेड होने लगा तो सबसे पहले यानी सऊदी अरब है जो वहां पे इस्लाम का जो
सबसे पवित्र जो तीर्थ क्षेत्र बोलते हैं उसमें मक्का है और मदीना है, उन्होंने दोनों बड़े मस्जिदें इमीडिएटली प्रार्थना के लिए, प्रेयर्स के लिए, नमाज के लिए बंद कर दी। ईरान ने भी ऐसे ही किया, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश में ये निर्णय लेने में बहुत देर हो गई। अभी तक मैं कहूंगा कि बहुत से सारे मस्जिद अभी भी खुले हैं, लोग प्रार्थनाओं के लिए, नमाज के लिए अभी भी वहां पे जाते हैं। तो उनके सामने ये सवाल है कि अगर हम एक इस्लामिक देश है, तो जो अल्लाह का जो हुक्म है वो हम उसको रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो जो नमाज को जिसको जाना है उसको तो जाना चाहिए, वैसे मौत आ गई तो आ गई, ऐसे अगर ऐसे सोचने वाले भी बहुत लोग पाकिस्तान में है, तो वो गवर्नमेंट के सामने ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो उनके जो राष्ट्रपति है अलावी, उन्होंने इजिप्ट के अल अजहर यूनिवर्सिटी की जो इस्लाम का सबसे बड़ा या सबसे पुराना मदरसाओं में से एक है, उधर से उनको फतवा देने को कहा कि ऐसे मुश्किल हालत में आप जो नमाज रहता है या 10 लोगों के ऊपर जो नमाज पढ़ने का ये रहता है, वो उसको रोकने का फतवा दो। तो वैसे उन्होंने फतवा दे भी दिया, लेकिन ये होने के बावजूद भी हर शुक्रवार को या जुम्मे को पाकिस्तान में बहुत भारी पैमाने पे लोग नमाज पढ़ने के लिए आने लगे। बाद में उन्होंने ऐसे कोशिश किया कि वो टाइम में जो नमाज का टाइम रहता है वो भी लोकल गवर्नमेंट में कर्फ्यू लगाना शुरू कर दिया। तो नमाज के ऊपर पाबंदी नहीं डाली, लेकिन कर्फ्यू लगा के लोगों की संख्या कम करने की कोशिश की गई, तो भी लोग नहीं माने। फिर बाद में उन्होंने ऐसे कहा कि जो लोग यंग है और जिनको कोई बीमारी नहीं है वो नमाज के लिए आ सकते हैं। बाद में जो भीड़ हो गई वो रमजान की वजह से हुई। अभी रमजान यानी मुस्लिम लोगों का सबसे पवित्र मास चालू है, तो उससे पहले जैसे हम लोग दिवाली के पहले सबसे भारी संख्या में बाहर जाते हैं शॉपिंग के लिए, खरीदारी के लिए, वैसे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा संख्या से लोग घर से बाहर निकले। उसी दौरान यानी मार्च के महीने में, यानी इसके पहले जैसे भारत में वो तबलीग का जो एनुअल ये था, कन्वेंशन था, वैसे पाकिस्तान में उनका जो वार्षिक एनुअल जो गैदरिंग था वो पाकिस्तान में भी था। यहाँ पे दिल्ली में लगभग 2500-3000 लोग आए थे और उसकी वजह से भारत में इतना बड़ा स्प्रेड हो गया। पाकिस्तान में तबलीग का प्रोग्राम के लिए लगभग 2 लाख लोग जमा हुए थे, 2 लाख। और फिर भी इन्होंने ये प्रोग्राम बंद नहीं कर दिया। 11 to 15 मार्च, ऐसे 5 दिन ये प्रोग्राम चलने वाला था। 12 मार्च को उन्होंने ये प्रोग्राम बंद कर दिया, लेकिन तब तक जो नुकसान होने का था वो हो गया। तब तक लोग एक साथ जुड़ चुके थे, लोगों ने एक साथ, और जैसे आप देखते हैं लोग गले मिलते हैं, एक चीजें कॉमन टॉयलेट्स और ये सब यूज होता है, तो उसके वजह से ये जो दो इवेंट है वो सुपर स्प्रेडर जिसको हम कह सकते थे वैसे हुए। आज पाकिस्तान में देखें तो लगभग 35,000 के ऊपर इन्फेक्शन है, लेकिन जो नंबर्स है वो एक्चुअली नंबर से बहुत कम है, क्योंकि टेस्टिंग का प्राविधान कम है। और ये जो इन्फेक्शन है उसमें ज्यादातर कराची और इस्लामाबाद या पंजाब या सिंध, इसमें सबसे ज्यादा स्प्रेड है। बाकी के उनके जो प्रोविंसेस है उसमें ये स्प्रेड कम है। तो इसलिए पाकिस्तान इससे जूझ रहा है। पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हम लोग जैसे लॉकडाउन कर सकते हैं वैसे पाकिस्तान लॉकडाउन कर नहीं सकता, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। हम लोग ने जो इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषित कर दिया है, वो पैकेज पाकिस्तान की इकोनॉमी से भी बड़ा है। तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी छोटी है, और वो इसलिए वो लॉकडाउन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को देने के लिए राशन या खाना उनके पास नहीं है। तो पाकिस्तान अभी कोविड से लड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा दूसरे देशों से मदद लेने के, कर्जा लेके, ऐसे कुछ प्रोविजन करके उसका मैनेज कर रहा है, जो बहुत मुश्किल है। इसी के बीच में जो भारत और पाकिस्तान में जो तकरार हुई उसके बारे में भी हम शायद बाद में बात करेंगे। भारत ने जो सार्क लीडर्स की जो एक परिषद बुलाई थी प्रधानमंत्री जी ने, उसमें भी सिर्फ पाकिस्तान ने उसमें कुछ कश्मीर का मुद्दा लेने की कोशिश की। उसमें जो सभी देशों ने अपनी अपनी फंड्स बनाए थे उसमें वो दूर रहा। तो ये है कहानी पाकिस्तान की। पाकिस्तान के आगे जाए तो जैसे मैंने पहले कहा कि ईरान में लगभग अभी 1 लाख के ऊपर ये है। ईरान में भी बहुत ज्यादा नुकसान है। पहले ईरान के ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शन है, यूएस के सैंक्शन है, और उसके वजह से ईरान की इकोनॉमी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। और उसमें ये कोविड का इन्फेक्शन की वजह से
हालात बहुत खराब है। ईरान के ऑपोजिट साइड अगर जो खाड़ी का, जिसको हम आखात कहते हैं या पर्शियन गल्फ कहते हैं, उसके जो दूसरी बाजू में जो अरब देश है या गल्फ काउंसिल है, उसमें जो 6 सदस्य देश है, उनमें भी ये कोविड का स्प्रेड बहुत ज्यादा हो गया है। सऊदी अरब में 40,000 से ज्यादा लोगों को कोविड 19 पॉजिटिव हो चुके हैं। यूएई, जिसमें दुबई और अबू धाबी है, वहां पे लगभग 21,000 है। कतर में बहुत बड़ी संख्या है, लगभग उतनी ही संख्या है। कुवैत में ये अच्छी संख्या है। तो सब मिला के 1 लाख के ऊपर ये 6-7 अरब देश है, वहां पे भी ये संख्या है। अरब देशों की सबसे बड़ी दिक्कत अगर आप कौन सी है वो देखो, तो बहुत से अरब देशों की इकोनॉमी, उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह तेल के ऊपर निर्भर है, तेल के एक्सपोर्ट के ऊपर निर्भर है। और पिछले 2 महीने में अगर हम आप लोग ने देखा रहेगा, तो जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो गिरते गिरते हुए लगभग $20 तक स्टेडी हो गए हैं। उसमें एक दिन आपने देखा अप्रैल, अराउंड अप्रैल 20 अप्रैल या 22 अप्रैल के आसपास, कि जो WTI यानी वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट नामक जो तेल का, मीठे तेल का जो टाइप रहता है, उसकी कीमत -$40 हो गई। -$40 यानी अगर आप फर्ज करें कि अगर आप वो तेल लेने, यानी आप गाड़ी में तेल भरने जाओगे, तो तेल भरने के बाद या पेट्रोल भरने के बाद आप पैसे देने की वजह से पेट्रोल पंप वाला आपको पैसे देगा। बट ये सिर्फ थियोरेटिकल है। एक्चुअल में क्या हुआ था कि जब भी तेल का जो मार्केट रहता है, वो पूरा शेयर मार्केट जैसा स्पेकुलेशन के ऊपर निर्भर रहता है। उसमें भी फ्यूचर्स और ऑप्शन रहते हैं, और फ्यूचर में लोग ज्यादातर 80% से ज्यादा ट्रांजैक्शन ये स्पेकुलेटिव रहते हैं। लोग तेल की भाव का अंदाजा लगा के उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये किसी ने अनुमान नहीं किया था कि तेल की कीमत इतनी ज्यादा गिर जाएगी, क्योंकि जो क्रूड ऑयल की डिमांड है वो लगभग 50% से ज्यादा गिर चुकी है। तो इसकी वजह से जब भी मई का जो सेटलमेंट हो रहा था अप्रैल में, तभी ऐसी परिस्थिति हुई कि जो जिन्होंने स्पेकुलेशन के लिए तेल लेके रखा था, वो स्क्वायर ऑफ कर नहीं पाए या वो बेच नहीं पाए, और वो तेल की डिलीवरी लेनी है तो इट्स नॉट लाइक शेयर मार्केट की शेयर की डिलीवरी आप ले सकते हैं, लेकिन तेल की डिलीवरी रखने के लिए आपको बड़े जहाज चाहिए, आपको स्टोरेज चाहिए थे। और लगभग पूरे दुनिया के बड़े बड़े ऑयल टैंकर है या ऑन ग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी है, वो सब फुल हो चुकी है। तो उसके वजह से तेल की कीमत -$40 तक चली गई। यानी इसका मतलब है आपको अगर तेल बेचना है, तो जो खरीद रहा है उसको आप वो तेल के स्टोरेज के भी पैसे आप उसको दोगे, तो ही आपका तेल ये जा सकेगा। लेकिन अभी आप देखोगे तो तेल की कीमत लगभग $20 से $30 के बीच बैरल में वो स्टेबल हो चुकी है। लेकिन इसके वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे अरब देशों का इकोनॉमी पूरा कोलैप्स हो चुका है। आज तक हम लोग को पता था बहुत सारे अरब देशों में इनकम टैक्स नहीं रहता है, वैट नहीं रहता, सेल्स टैक्स नहीं रहता है, कौन से भी टैक्सेस नहीं रहते हैं। तो आज अगर देखोगे तो बहुत देशों ने टैक्सेस बढ़ा दिया है। सऊदी अरब ने टैक्सेस 3 टाइम्स ज्यादा लेवी कर दिए हैं। $26 बिलियन के उन्होंने प्रोजेक्ट्स थे वो सब कैंसिल कर दिए हैं। और ये भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भारत के लगभग 1.25 करोड़ लोग जो अलग अलग देशों में बसते हैं, उसमें सबसे ज्यादा लगभग 1 करोड़ के अंदाजित 1 करोड़ लोग ये सब अरब कंट्रीज है, वहां पे रहते हैं। दुबई सब जगह, कहाँ पे 20 लाख, कहाँ पे 30 लाख, सऊदी अरब में सबसे ज्यादा रहते हैं। तो वो अगर इन देशों की अगर इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, उनकी अगर प्रभावित हो गई, तो इसका मतलब है बहुत सारे भारतीय लोगों के जो वहां पे बसते हैं उनके रोजगार चले जाएंगे, उनको भारत आना पड़ेगा, या फिर वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी शिकार हो सकता है। ये पार्श्वभूमि पे, यानी ये सब अरब कंट्रीज है। इजिप्ट सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाइज अरब कंट्री है, लेकिन इजिप्ट के पास तेल नहीं है, और इजिप्ट की तो हालत बहुत खराब हो गई, तो उनको IMF का लोन लेके ही इजिप्ट सरवाइव कर रहा है। ये बैकड्रॉप पे आप देखोगे तो एक ही देश है, वो बहुत स्टेबल है, स्थिर है, आगे बढ़ रहा है, वो देश है इजराइल। इजराइल का योगायोग ऐसा है कि आज के दिन यानी 14 मई को इजराइल का इंडिपेंडेंस डे भी है। आज इजराइल देश 72 साल का हो गया है वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से।
इजराइल की पॉपुलेशन है लगभग 90 लाख, और वहां पे भी वही प्रॉब्लम है जो भारत में हम लोग को सामने आया। वो उनके पॉपुलेशन में भी लगभग 24% अरब माइनॉरिटी है, 10% लगभग जो उनके जो रिलीजियस जू रहते हैं, उनको अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, उनकी वो प्रोपोर्शन है। और सिंगापुर की तरह, दुबई की तरह इजराइल भी पूरी दुनिया के साथ बहुत ज्यादा एक्सपोज है। तो जब ये कोविड का क्राइसिस शुरू हो गया, तो बहुत भारी संख्या में इजरायली लोग जो दुनिया के अलग अलग कोनों में गए थे, वो वापस आना स्टार्ट हो गए। उनके वापस आने की वजह से इजराइल में ये डिसीज स्प्रेड होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हरकत में आके मार्च के पहले सप्ताह, महीने पहले हाफ में ही लॉकडाउन या नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी। इजराइल में आज के तारीख में लगभग 16,000 से ज्यादा लोग कोविड से प्रभावित है। फिर भी नंबर ऑफ डेथ्स है वो बहुत कम है, बहुत उन्होंने कंट्रोल करके रखा है। इजराइल में भी यही समस्या है जो भारत में हम लोग ने फेस की थी, या फिर आप पाकिस्तान में ये थी कि जो रिलीजियस लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, उनको घर में बिठा के रखना बहुत मुश्किल है। उनको लगता है कि जो भगवान का कायदा है, जो अल्लाह का कायदा है, जो गॉड्स लॉ है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर उसने कहा है कि आप प्रेयर्स के लिए सामने आ जाओ, तो वो प्रेयर्स के लिए, फ्यूनरल के लिए, ये सब चीज के लिए एक साथ आना ये होता रहता है। तो उसको डील कैसे करें, ये इजराइल के सामने बहुत बड़ी समस्या थी। कई तरह के उपाय योजना इजराइल ने की है। इसमें एक बात इजराइल के फेवर में है, क्योंकि इजराइल में हर एक युवा व्यक्ति को, यानी पुरुषों में 3 साल और महिलाओं में 2 साल मिलिट्री ट्रेनिंग करना, मिलिट्री की सर्विस करना नेसेसरी है। तो जब भी ऐसी आपदा आती है, तभी एक देश बन के खड़ा रहने में इजराइल को ज्यादा कठिनाई नहीं होती है। लोग अपने आप बाहर आके देश के काम में जुट जाते हैं, क्योंकि हर एक कोई आर्मी में गया रहता है, तो वो डिसिप्लिन वहां पे रहती है। दूसरी चीज इजराइल ने की, वो यानी जो इनका जो इंटेलिजेंस था, जिनका जो सीक्रेट सर्विस के पास सब लोगों की इंफॉर्मेशन थी, और ये इंफॉर्मेशन मुख्य तौर से काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए या देश की सुरक्षा के लिए यूज किया जाता है। वो सबसे पहले इजराइल ने कोविड-19 के खिलाफ जंग में उसका यूज करना शुरू कर दिया। सिर्फ इजराइल ने नहीं, बाद में साउथ कोरिया ने किया, हम लोग भी कर रहे हैं, बहुत सारे देश कर रहे हैं। भारत में अगर आप ये देखोगे तो ये जो चर्चा हो रही है आरोग्य सेतु ऐप के बारे में, कि आरोग्य सेतु ऐप जैसे चीजों के वजह से लोग गवर्नमेंट आपकी इंफॉर्मेशन सीक्रेटली ले रही है, और ये उसके ऊपर से जो डिबेट हो रही है, वही चर्चा सब जगह पे हो रही है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज टेक्नोलॉजी आपको जो गवर्नमेंट्स है या फिर कौन से भी एजेंसीज है, उनको ये एनेबल कर देती है कि आप जो पॉपुलेशन एट लार्ज, लाखों करोड़ों लोगों का डेटा आप एक साथ ले सकते हो बिग डेटा की वजह से। वो लोग कहाँ जा रहे हैं, किसको फोन कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये सब इंफॉर्मेशन लेके आपका जो कोविड का स्प्रेड है वो कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी या मॉडल्स और ये इजराइल ने प्रेजेंट कर दिए। लेकिन सिर्फ इजराइल नहीं, बाकी के देश भी ये कर रहे हैं, और इसके ऊपर से डिबेट हो रही है कि जो मेरा डेटा है, मेरे डेटा की जो सॉवरेनिटी है, वो मेरी है या सरकार वो यूज कर सकती है। उसमें दोनों आर्गुमेंट है। और जो अभी के ये जो कठिन वक्त है, उसमें ऐसे लग रहा है कि जो नेशनल सिक्योरिटी का जो एस्पेक्ट है, या कॉमन गुड ऑफ पीपल, यानी सभी लोगों का जो विचार है, वो मेरे खुद के विचार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये गवर्नमेंट्स ज्यादा अपने हाथ में पावर लेके ये डेटा का प्रयोग कर रही है। लेकिन ये जब भी कोविड का संकट खत्म हो जाएगा, तभी भी अगले कुछ महीने, कुछ साल हमें ये ऐसी जिंदगी जीनी पड़ेगी कि आप अगर मॉल में भी जाना है, तो ये जो ऐप है उससे आपको वो कोड स्कैन करना पड़ेगा। शायद रेलवे स्टेशन में, बस स्टॉप में जाने से पहले ये कोड स्कैन करना पड़ेगा। तो जो मॉनिटरिंग एजेंसी है, उसको पता चलेगा कि ये आदमी कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। और अगर उसको कल कोरोना पॉजिटिव होता है, तो वो गवर्नमेंट के पास वो इंफॉर्मेशन होने की वजह से पिछले 15 दिनों में ये कहाँ-कहाँ पे गया था, किनसे मिला था, ये सब जानकारी लेके
वो कंटेंट, उसका जो स्प्रेड है कोविड का, वो कंट्रोल करने में गवर्नमेंट इसका यूज कर सकता है। अगर आपको उसके ऊपर ज्यादा जानकारी चाहिए तो एक युवाल नोआ हरारी करके इजरायली ऑथर है, हिस्टोरियन है, उनके वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जरूर देखिए, बहुत अच्छे हैं। दूसरा एक इजराइल के बारे में जो कहा जाता है कि इजरायली इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, और उन्होंने ये जो एंटीबॉडी है वायरस के खिलाफ, जो एंटीबॉडीज काम करती है, उसमें से एग्जैक्ट कोविड के खिलाफ कौन सी एंटीबॉडी है वो उन्होंने ढूंढ ली है। इसके वजह से ये जो कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन बनाने के जो प्रयास है, उसको सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ी है। इजराइल से हम रुख करते हैं यूरोप की ओर, यानी सबसे बड़ा जो अगर स्प्रेड आपने अगर देखा है कोविड-19 का, तो वो यूएस में है, लगभग 14 लाख लोगों के ऊपर लोगों को कोविड हो गया है। और यूरोप अगर एक देश की तरह, यूरोपियन यूनियन या यूरोप एक देश की तरह हम उसे देखें, तो वहां पे भी लगभग उतनी ही संख्या या उससे ज्यादा संख्या में कोविड-19 हो गया है। इसमें अमेरिका के बाद सेकंड नंबर पे रशिया है, जहां पे लगभग 2,35,000 लोगों को कोविड हो गया है। यूके है, 2 लाख के ऊपर है, इटली है, स्पेन है, ऐसे बहुत देश है कि जहाँ पे संख्या ज्यादा है। टर्की है कि जो आधा यूरोप में है, आधा एशिया में है, तो वहां पे भी ये स्प्रेड बहुत ज्यादा है। यूरोपियन कंट्रीज में जो स्प्रेड हुआ है, खास करके इटली में, वहां पे अलग अलग नजरिए कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ने के हैं, उसके उनके बीच में जो संघर्ष शुरुआती दौर से दिख रहा है, वो जिम्मेदार है। जब ये डिसीज आया था, तभी अलग अलग जो साइंटिस्ट है, उनके मन में इसके ऊपर अलग अलग विचारधाराएं थी। कुछ लोगों का मानना था कि ये कोविड-19 ये एक सीरियस फ्लू का एक बहुत ज्यादा एक अलग फॉर्म है, तो उसको जब भी फ्लू का पैंडेमिक आता है तभी वो उसी तरह से उसको डील किया जाए। बहुत से लोगों का मानना था कि ये 100 साल बाद ये ऐसे पैंडेमिक आया है, इससे पहले पूरे दुनिया में अगर ऐसा कोई बीमारी महामारी आई थी तो वो स्पेनिश फ्लू की थी, लगभग 1918 के करीब वो आ गई थी, उससे वजह से भी बहुत लोग मरे थे। तो अगर ये बार ऐसी महामारी दुनिया में आती है और अगर तुम ये बहुत स्ट्रिक्टली लॉकडाउन करते हो, सोशल डिस्टेंसिंग करते हो, तो इन जो देश के जो सिटीजन्स है, नागरिक है, वो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, उसके खिलाफ रास्ते पे आएंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ वो शख्स से देखेंगे, तो इसीलिए ये सब करना संभव नहीं है। तो उन्होंने एक जो उसमें विचारधारा थी, वो सोच रही थी कि ये कोविड-19 को रोकना है तो चाइना जैसे सप्रेशन करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करना पड़ेगा, सब पूरे ट्रांसपोर्टेशन और ये सब बंद करना पड़ेगा, लोगों को घर पे बैठने में मजबूर करना पड़ेगा। दूसरी जो विचारधारा थी, वो मिटिगेशन यानी उसको मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में थी। उनका ऐसा मानना था कि आज न कल, यानी ये वायरस है, हमको पता था कि बहुत सालों से उसके वो सार्स और इसकी फैमिली में ही है, और ये वायरस अगले कई साल रहने वाला है। कितना भी कोशिश करो तो ड्रग डिस्कवरी के लिए, वैक्सीन डिस्कवरी के लिए, अगर आप समय देखोगे तो लगभग 14 से 15 साल लगते हैं। सभी एफर्ट्स हम लोग ने स्पीड अप भी कर दिए, तो भी अगला साल ये कम से कम 15 महीने से यानी 1.5 से 2 साल इसके लिए लग सकता है। तो हमको कोविड के साथ जीना पड़ेगा, और इसी हिसाब से उन्होंने सोचा कि अगर हम लोग ये प्रोलॉन्ग कर दे, कोविड के खिलाफ की जो जंग है, उसको स्लो डाउन कर दे, तो फिर कोविड बाय द टाइम यानी अगले 2-3 महीनों में हम हमारी हेल्थ केयर सर्विस है उसको प्रिपेयर कर सकेंगे, और जो इकोनॉमी का जो लॉस है, यानी कोविड का जो जितने लोग मर रहे हैं, उससे ज्यादा लोग भूखे मरने की उसमें संभावना है, तो बहुत ज्यादा लोगों के रोजगार नष्ट होने की संभावना है। तो वो अगर हम कंट्रोल कर सके थे, तो ये उसमें बड़ी सक्सेस होगी। इसका सबसे प्रमुख एग्जाम्पल रहेगा तो वो स्वीडन है। स्वीडन का जो मॉडल है, उन्होंने उसको सामने प्रेजेंट किया ऐसे कि हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी यानी उनका सोचना क्या है कि जब भी एक समाज में कौन सा भी डिसीज सब जगह पे स्प्रेड होता है और वो सोसाइटी के 50, 60, 70% लोगों को कोविड-19 हो जाता है, तो एक दूसरे को वो डिसीज देने की संभावना कम होती है। मुझे कोविड हो गया तो मैं जवान हूँ, मुझे वो खांसी और बुखार जैसे आ जाएगा, 14 दिन बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, और फिर मैं बाहर गया तो फिर से मुझे कोविड होने की संभावना कम है।
तो उन्होंने स्वीडन ने ऐसे स्ट्रेटेजी बना दी कि स्वीडन का आकार गुजरात के आकार के हिसाब से रहेगा, शायद बड़ा ही रहेगा थोड़ा, पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ से भी कम है। तो उन्होंने ऐसा ये किया कि जो बुजुर्ग लोग हैं और एकदम छोटे बच्चे हैं, उनको हम कोविड से सेफ रखेंगे, उनको दूर रखेंगे, लेकिन ज्यादातर पॉपुलेशन है जो स्कूल गोइंग किड्स है, नौजवान है, बाकी सब लोग हैं जो मिडिल एज लोग हैं, उनको जितना हम कोविड से एक्सपोज करेंगे उतना वो कर सकेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेस्टोरेंट और ये बंद करने का लोगों को सलाह दी, लेकिन वो फोर्सफुल लॉकडाउन उन्होंने नहीं किया। बहुत से स्कूल अभी भी चालू है, यंग किड्स कॉलेजेस और ये लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, रेस्टोरेंट और वो भी अभी शुरू हो गए हैं। लॉकडाउन स्ट्रिक्ट ना होने की वजह से उनका ऐसे मानना है कि ये स्वीडन में बहुत सारे लोगों को एक माइल्ड कोविड का थोड़ा सा रिएक्शन होके या फिर दे विल बिकम इम्यून, या वो उसके खिलाफ उनकी प्रतिरोधक शक्ति पैदा हो जाएगी। लेकिन ये मॉडल है, ये भी उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कुछ लोगों का, उस पे मानना नहीं है कि स्वीडन में जो पॉसिबिलिटी है, और इसकी वजह से स्वीडन का एडवांटेज ये है कि स्वीडन ने इकोनॉमी अपनी बंद नहीं कर दी, तो यूरोप के बाकी देशों के तुलना में स्वीडन की इकोनॉमी आज भी बहुत अच्छे शेप में है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत लोगों का इसके ऊपर आपत्ति है। स्वीडन में पॉसिबल है क्योंकि स्वीडन देश बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, और वहां की हेल्थ केयर सिस्टम है, यूरोप में सब जगह पे, और कुछ देश इटली है, स्वीडन है, वहां पे हेल्थ केयर सिस्टम इतनी अच्छी है कि वो ऐसे प्रकार की इमरजेंसी के लिए प्रावधान कर सकते हैं। भारत में हम ये मॉडल यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो स्प्रेड है, आप अहमदाबाद में देखिए, जो ओल्ड सिटी है वहां पे ज्यादा स्प्रेड है। मुंबई में आप देखिए वो धारावी और ज्यादातर जहाँ पे स्लम्स है, जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वहां पे ये सब स्प्रेड है। तो ये जो स्वीडिश मॉडल है वो यूरोप में ठीक है, लेकिन भारत जैसे देशों में हम वो यूज नहीं कर सकते हैं। ब्रिटेन की अगर आप बात करोगे तो ब्रिटेन का भी यही कश्मकश से गुजरा कि लॉकडाउन स्ट्रिक्ट करे या स्वीडन जैसा जो मॉडल है हर्ड इम्यूनिटी का वो फॉलो करे। क्योंकि ब्रिटेन में अभी जो बोरिस जॉनसन जो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, उनके सामने सबसे बड़ा आह्वान है, सबसे बड़ा जो चुनौती है वो है कि जो ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटिश इकोनॉमी को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, उसको कैसे खुद के पैरों पे खड़ा किया जाए। और इस बीच में अगर कोविड के वजह से अगर हम पूरा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर देते हैं, तो जो ब्रिटेन की इकोनॉमी है, जो पहले ही यानी जो काले बादल उसके ऊपर मंडरा रहे थे, वो बहुत ज्यादा फटल साबित हो सकते हैं। इसलिए इन्होंने, और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं, उनको जो एडवाइस करने वाले उसमें साइंटिस्ट भी है, पॉलिसी एडवाइजर्स भी है, सबका मानना था कि ब्रिटेन में लॉकडाउन पहले न किया जाए, और इसमें देरी हो गई। और जब ब्रिटेन की संख्या लॉकडाउन की कोविड पॉजिटिव की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी, खुद प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन खुद कोविड 19 का शिकार हो गए, तभी ब्रिटेन ने लॉकडाउन एनफोर्स कर दिया। इसमें यूरोप में जो अगर स्टैंड आउट होता है, जैसे स्वीडन अपने मॉडल के लिए स्टैंड आउट होता है, वैसा जर्मनी भी स्टैंड आउट होता है। जर्मनी में इन्फेक्शन की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन डेथ रेट, मरने वालों की संख्या बहुत कम है। जर्मनी की तरह ईस्ट में अगर आप सिंगापुर देखो तो 21,000 से ज्यादा इन्फेक्शन है, लेकिन मरने वालों की संख्या सिर्फ 21 है। इसका कारण है कि उन्होंने, दीज आर द कंट्रीज, वही देश है जहाँ पे एक सोशल डिसिप्लिन ज्यादा पालते हैं लोग, खुद को उनका जो बिहेवियर रहता है, उनका जो खुद का देश के लिए हम अपने डिसिप्लिन से लोग काम करते हैं। अगर आप यूरोप के सामने देखोगे तो यूएस का भी यही हाल है। यूएस में नवंबर 8 को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, और जनवरी में, फरवरी में ऐसी हवा थी कि जो आज के प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इनके सामने किसी की चुनौती नहीं थी, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी जो अपोजिशन पार्टी है उसमें कोई लीडर नहीं था। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, ये मुद्दे पर चुनाव लड़ने के लिए वो पूरी तैयारी कर चुके थे। और इसी बीच में अगर कोविड 19 का जो संकट आता है तो उसको कैसे ये किया जाए, उसके ऊपर मतभेद थे। जो भारत में दिख रहा है वो अमेरिका में भी वही दिख रहा है। द डिफरेंसेस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी एंड रिपब्लिकन पार्टी इतने ज्यादा है। द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इतने ज्यादा है।
तो उसके वजह से पूरे देश का जो माइंडसेट है, देश का जो लोगों के मन है वो विभाजित हो चुके हैं। अगर आप साइंटिस्ट भी देखोगे तो यानी साइंटिस्ट को तो पॉलिटिकल नजरिए से नहीं देखना चाहिए, लेकिन वहां पे सब लोग चीजों की तरफ, आप डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, इस नजरिए से देखते हैं। तो इसीलिए दोनों के बीच को जो संघर्ष हुआ उससे अमेरिका की कोविड-19 के खिलाफ की जो जंग है, जो लड़ाई है, वो प्रभावित हो गई। वैसे डोनाल्ड ट्रंप यानी पहले नेताओं में से जिन्होंने ये कोविड-19 का खतरा नापा और उनके ऊपर कुछ मेजर्स लिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसमें यूएस को बहुत देर हो गई। जो पैकेज है, क्योंकि यूएस में तो ऑर्गेनाइज इकोनॉमी बहुत बड़ी है, तो उसके वजह से होने वाली अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। तो उसके लिए जो पैकेज देना है वो कैसे होना चाहिए, उसमें गरीबों को मदद देनी चाहिए या बड़े बिजनेसेस को मदद देनी चाहिए। हर मुद्दे पर दोनों पार्टियों के बीच में झगड़ा हुआ, उसको डिले हो गया और उसके वजह से लेट हो गया। आज भी अगर आप देखोगे कि जहाँ जो स्टेट से यूएस में, वहां पे डेमोक्रेटिक पार्टी का रूल है, उनका मानना है कि लॉकडाउन और एक्सटेंड करना चाहिए। जहां पे रिपब्लिकन पार्टी का गवर्नमेंट है, उनका मानना है कि अभी लॉकडाउन खत्म करके लोग रास्ते पे आना चाहिए। तो इसके वजह से ये सब चीजें सामने आ रही है। ब्राजील की भी वही बात है, यानी लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। वहां पे भी पहले उसने उनके जो प्रेसिडेंट है जाइर बोल्सोनारो, वो भी आर्मी में पहले थे, बाद में पॉलिटिक्स में आके प्रेसिडेंट बन गए। उन्होंने भी सोचा कि इकोनॉमी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके वजह से जब भी उन्होंने कोविड-19 की तरफ इग्नोर ये किया तो उनके केसेस बढ़ने लगे और आज ब्राजील में भी 2 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड-19 हो चुका है। तो ये हम लोग ने स्नैपशॉट लिया पूरे दुनिया का, लगभग सब दुनिया नहीं हुई लेकिन बहुत से देश इसमें प्रभावित हो चुके हैं। जैसे मैंने कहा कि इसमें अलग-अलग मुद्दे हैं जो ये जो जंग है, जो लड़ाई है, उसको प्रभावित करते हैं। रिलीजन का एस्पेक्ट है कि जैसे मैंने आपको पाकिस्तान का एग्जांपल दिया, इजराइल का एग्जांपल दिया। कोरिया में जो आउटब्रेक हुआ वो एक इवेंजेलिकल चर्च है, उसका जो ग्रुप है, उनके वजह से ये स्प्रेड बहुत ज्यादा हो गया। उसको अगर एक्सेप्शन किसी का है तो भारत है, यानी भारत में तो 3 प्रमुख धर्मों का उगम स्थान है, 4 यानी, और अगर आप अलग-अलग पंथों की तरफ देखो तो उतने अनगिनत पंथ है। लेकिन ये भारत में जन्मे जो संप्रदाय है, जो धर्म है, जो उन्होंने पहले दिन से लॉकडाउन का बहुत स्ट्रिक्टली ऑब्जर्वेंट किया। इसके बीच में हमारा नया साल आ गया, रामनवमी, बहुत बड़े-बड़े फेस्टिवल आ गए, लेकिन फिर भी क्योंकि ये जो हमारे यहाँ पे मानना है कि धर्म से भी ज्यादा बड़ा देश है या समाज है या सबसे बड़े, तो जब भी ये दोनों के इसमें क्लैश होता है तो हमको समाज के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। और इसी मेंटेलिटी से पिछले 3 महीने से सब मंदिर बंद है, चर्च बंद है, गुरुद्वारा बंद है, फिर भी कोई बड़ी किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कर दी। तो रिलीजन का फैक्टर उसमें एक है, एनर्जी का फैक्टर इसमें बहुत बड़ा है कि ऐसे अगर चलता रहा, एनर्जी प्राइसेस गिरते रहे, तो ऐसे कहा जाता है कि बहुत से मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, अरब कंट्रीज में, उसमें से अरब स्प्रिंग जैसे रिवॉल्यूशन या सिविल वॉर हो सकता है। लोग जॉब लॉस की वजह से रास्ते पे आके कुछ हंगामा खड़ा कर सकते हैं। इकोनॉमी के बात तो ये एक अलग सब्जेक्ट ही है। हर एक डेवलपिंग कंट्रीज का इम्पैक्ट है। डेवलप कंट्रीज में बहुत जगह पे ऐसा कहा जा रहा है कि ये साल इकोनॉमी -8%, -10% इतनी ग्रो करेगी, यानी रिसेशन वहां पे आ जाएगा, रिग्रेशन हो जाएगा इकोनॉमी का। भारत में भी ऐसे कहा जा रहा है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट है, लगभग 1% रहेगी या 0 के करीब रहेगी, ऐसे कहा जाता है। लेकिन ये अभी तक इसका कोविड का इम्पैक्ट सामने नहीं आ रहा है। लाखों लोग इसमें, जो खास करके लेबर है, जो रास्ते पे काम करते हैं, सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके सामने इससे बहुत बड़ी मुश्किलें आ गई है। ऐसे कहा जाता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज है वो ये कोविड-19 के संकट से पूरी तरह खत्म हो जाएगी। कई और तरह के इंडस्ट्रीज सामने आ जाएगी। खास करके हम लोग देख रहे हैं कि एजुकेशन और दूसरा ये है कि हेल्थ केयर, यानी यहाँ पे सब ऑनलाइन ये सब आ चुका था, यानी ऑनलाइन क्लासरूम्स और ये सब कब से चल रहा था। डॉक्टर के पास भी टेलीमेडिसिन और ये सब आ रहा था, लेकिन उसमें 10 साल हम लोग ने, वो रेगुलेटर्स ने वो रोक के रखा था
लेकिन आज कोविड-19 की वजह से कोई अन्य चारा नहीं है और ऐसे कहा जा रहा है कि अगर आप एरिक श्मिड है कि जो पहले गूगल के चेयरमैन हुआ करते थे, युval नोआ हरारी है, बिल गेट्स है, इन सब लोगों का अगर आप ये सुनोगे तो ऐसे लग रहा है कि ये कोविड का संकट है, ये अगले कुछ साल तक रहने वाला है। हमको कोविड-19 के साथ जीना सीखना चाहिए। अगर वो हमको सीख के फिर से वी हैव टू बाउंस बैक, हमको अगर फिर से वापस आना है जिंदगी में तो उसमें लीडरशिप चाहिए। फॉर्चुनेटली वी हैव दैट काइंड ऑफ लीडरशिप इन इंडिया, लेकिन दुनिया भर में भी वो उस तरह की लीडरशिप चाहिए और ये सब उसको लड़ाई लड़ने के लिए एक जॉइंट स्ट्रेटेजी हमको होनी चाहिए। वो जॉइंट स्ट्रेटेजी तैयार करने के लिए सबको अपने बीच के जो मतभेद है वो भुला के आगे आना चाहिए। उसके वजह से एक इकोनॉमी है, एक सेल्फ रिलायंस है, जो आत्मनिर्भर भारत का प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है, वो सब चीजें इसी रिस्पॉन्स को अनुकूल है, उसके ऊपर और चर्चा होनी चाहिए। मेरे हिसाब से 5:45 हो गए तो ये मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म करता हूँ। अगर आपके कुछ सवाल रहेंगे तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर। प्लीज आस्क क्वेश्चंस। नल जी, हमारे यहाँ पास पहला प्रश्न है। आवेश जी पूछ रहे हैं, क्या रिक्रूटमेंट स्टॉप करना सही है? इफेक्टिव डिमांड बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बेस्ट ऑप्शन नहीं है क्या? दोनों दो तरह के रिक्रूटमेंट है, एक ये जो पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट जो रिक्रूटमेंट करता है वो, और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर की रिक्रूटमेंट। अभी पिछले कुछ सालों से हम लोग ऐसे हो गए थे, वी बिकेम पार्ट ऑफ अ ग्लोबल इकोसिस्टम। और जब भी ये जो अभी हम जैसे ट्रेन जैसे इंजन पटरी से उतर जाता है तो उसके पीछे सभी डब्बे भी पटरी से उतर जाते हैं, तो ये उसकी चेन रिएक्शन का भाग है। ये कोविड-19 की वजह से पहले चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग रुका दिया, वो जब भी ग्लोबल सप्लाई चेन आहत हो गया, जब हर्ट हो गया तो उसका इम्पैक्ट सब जगह पे होने लगा। तो पहली चीज इसमें लोग करते हैं कि वो डिमांड होती है, कम हो जाती है, लोग अपना खर्चा कम कर देते हैं। लोगों के साइकोलॉजिकल फियर रहता है कि ये सब कोविड के 19 की वजह से मेरा जॉब रहेगा या नहीं रहेगा, मेरे पास पैसे रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो लोग पहले अपना कंजम्पशन कम कर देते हैं। गवर्नमेंट का भी ऐसे लोगों का कंजम्पशन कम हो गया तो गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है वो बहुत बड़ी मात्रा में कम हो रहा है। और टैक्स रेवेन्यू कम हो गया है तो ये जो सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट के ऊपर बोझ है, बोझ है जो गवर्नमेंट का सबसे एक बड़ा अमाउंट ये लोगों के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के जो सैलरीज और अलाउंसेस और ये सब देने में लगता है, वो प्रभावित होने वाला है। तो उसमें अगर जॉइंट स्ट्रेटेजी बन चुकी तो ठीक है, यानी तो फिर रिक्रूटमेंट और ये करके जब जो नेशनल डेट है, कर्जा है, वो बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर वो स्ट्रेटेजी वैसे बन नहीं पाई और अलग-अलग देश अपनी-अपनी लड़ाई अलग-अलग लड़ते रहे, तो भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि बाय द टाइम वी गेट बैक ऑन आवर फीट, चाइना और अदर कंट्रीज जिनका नुकसान कम हो गया है, जो सबसे पहले मैदान में उतरेंगे, वो हमारा मार्केट खा न ले। इसलिए रिक्रूटमेंट और ये प्रभावित होने वाला है। लेकिन वो कम से कम कैसे किया जा सकता है, उसके ऊपर सरकार और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री बॉडीज मिलके प्रयास करने पड़ेंगे। ये कल से यानी परसों से जो प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज जो अनाउंस किया है, उसमें से रोज एक-एक अलग-अलग सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट क्या करने वाला है वो वित्त मंत्री जी पेश कर रही है। वो होने के बाद ही हम पूरी डेप्थ में चर्चा कर सकेंगे कि ये काफी है या उसमें और कुछ सुधार होने की जरूरत है। प्रिया आनंद जी, हमारे पास एक और प्रश्न है। सर, क्या इसका वैक्सीनेशन बनेगा और स्मॉल पॉक्स समाप्त हो जाएगा, या मलेरिया, HIV जैसी बीमारी बन के सिर्फ इसका उपचार होता रहेगा? तो इसमें जैसे मैं पहले ये करना चाहता हूँ कि मैं तो कोई ये नहीं हूँ, एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, तो उसके वजह से साइंटिफिक आंसर देना मुश्किल है। लेकिन अगर आप ये टाइमलाइन देखेंगे तो बहुत सारे बीमारियां हैं कि जिनके ऊपर अभी भी खोज वैक्सीन नहीं निकला है, या फिर वैक्सीन निकला है फिर भी वो आउटब्रेक यहाँ वहाँ बीच-बीच में होता रहता है।
वैक्सीन बनेगा तो भी पहले सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि वो किसको देना चाहिए वैक्सीन। ऐसे कहते हैं कि ऐसे समय में पहला वैक्सीन का के ऊपर जो हक है वो डॉक्टर, नर्सेस और जो बीमार है उनका है। बाद में जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप है, एजेड लोग हैं, बच्चे हैं, उनका है और बाद में हम जैसे लोगों का है। इसके लिए उसमें बहुत ज्यादा सवाल है। वैक्सीन बनने की जो टाइमलाइन है, जैसे मैंने कहा कि वो नॉर्मल कोर्स में उसको 14 से 20 साल लगते हैं। उसमें उसका टेस्टिंग होता है, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना, वो देखा जाता है। बाद में अगर वो हो गया तो उसको यूएस एफडीए की मंजूरी मिलती है। वो मंजूरी मिलने के बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी हम लोग अगर वो उसमें से एक पॉजिटिव चीज है कि ये कोविड-19 का जो वायरस है वो ऐसे ज्यादा अननोन नहीं है, यानी लगभग वो वायरस का टाइप और ये ढूंढने में ही अदरवाइज लोगों को या ह्यूमैनिटी को कुछ साल लगते थे। अभी ये केस में हम लोग ने 1 महीने के अंदर वो पूरा वायरस का इसका डिजाइन और ये सब निकाल दिया है ढूंढ के। उसमें सार्स के खिलाफ या और डिसीजेस के खिलाफ जो दवाइयां हम लोग बनाने के प्रयास थे, तभी ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन थे कि जो बनाए थे लेकिन यूज नहीं हुए। अभी हम लोग फिर से देख रहे हैं कि उसमें से कुछ काम कर सकते हैं या नहीं कर सकता है। वो होने के बाद उसका टेस्टिंग होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा। अभी कंपनियां ऐसे कर रही है कि पहले ही मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। वो दे आर ओके कि अगर एफडीए ने उसको अप्रूवल नहीं दिया तो सबका सब माल फेंक देंगे, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो ऐसे लगता है कि वैक्सीन उसके ऊपर निकलेगा, लेकिन फिर भी लोगों का कहना है कि उसके लिए कम से कम साल 1.5 साल लगेगा और वैक्सीन निकलता है। फिर भी हमको कोविड के साथ जीने की आदत बनानी चाहिए। मास्क लगा के, जैसे बहुत सारे साउथ ईस्ट एशिया में सार्स के साथ ही उन्होंने ऐसे शुरू कर दिया है कि जब भी कुछ डिसीज आता है तो इमीडिएटली लोग अपने मास्क लगा के बाहर आ जाते हैं। मास्क से खुद का बचाव नहीं हुआ, फिर भी लोगों को आप जो डिसीज दे सकते हैं वो भी थोड़ा कम हो सकता है। और उसके साथ हमको वर्क फ्रॉम होम और ये सब टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन, ये सब चीजों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। सर, प्रवीण जी पूछ रहे हैं, what major changes can come in our lives because of back to the world? कोविड-19 के वजह से हमारी जिंदगियां तो अनेक बदल गई है ऑलरेडी। 2 महीने से बहुत सारे लोग घर पे हैं। घर पे जो भी नहीं है बाहर जाते। पहली तो चीज, अगर हमारे जो ग्रीटिंग्स में है, गले मिलना बंद हो गया है, हैंडशेक करना बंद हो गया, अभी नमस्ते या बो डाउन वो शुरू हो गया है। पीपल आर बिकमिंग वेरी कॉन्शियस। पहले बाहर जाके खाना, और ये तो गुजरात में है, अहमदाबाद जैसा शहर है, मुंबई जैसा शहर है कि लोग वीकेंड में बाहर जाके खाते थे, रास्ते पे खाते थे। अभी लोग हर चीज की तरह डाउट से देखते हैं। पब्लिक में अगर गए तो कोई छींका भी तो भी लगता है अरे इसको कोविड है या नहीं है। घर आने के बाद अभी हैंड वॉशिंग की आदत लग गई है। तो ये सब चीजें हैं वो हमारे बिहेवियर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। जो देश में आज पिछले 2 हफ्तों से दिख रहा है, और ये अभी लगभग महाराष्ट्र से लगभग 30 लाख गए, गुजरात से भी बहुत लाखों लोग गए, सूरत से, यहाँ से जो माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन स्टार्ट हो गया है कि लोग भारी संख्या में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये सब जगह पे जा रहे हैं। तो अगले 15 दिन में हमको देखना पड़ेगा कि वहां जाने के बाद वो डिसीज स्प्रेड नहीं हो रहा है ना। क्योंकि अगर वहां पे अगर ये आउटब्रेक हो गया है, क्योंकि इतने सब लोग एक साथ वापस जा रहे हैं, तो रिस्क बढ़ रही है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमको कब ये लॉकडाउन खत्म कर सकते हैं। लॉकडाउन खत्म भी हो गया तो खास करके जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यानी मुंबई में आप देखोगे तो लोकल ट्रेन में एक साथ 2000 3000 लोग ट्रेवल करते हैं। भविष्य में इतनी बड़ी संख्या में लोग ट्रेवल कर पाएंगे कि नहीं, कुछ कह नहीं सकते। जो बिल्डिंग का डिजाइन है हमारे, यानी आज तक ऐसे हुआ कि हर एक राजनीतिक दल ने, हर एक भारत के शहर में ऐसा है कि लगभग 30-40% लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। मुंबई जैसे शहर में जगह न होने के कारण आप 3 माले की, 4 माले की, 5 माले की झोपड़ियां भी देख सकते हो। अभी ये कोविड-19 में ये जो चीज आपके सामने आ गई है कि अहमदाबाद हो या मुंबई हो, ये स्प्रेड वहां पे हो गया है जहाँ पे लोगों का डेंसिटी बहुत ज्यादा है। वहां पे लोगों ने लॉकडाउन कर भी लिया, सोशल डिस्टेंसिंग कर भी लिया, तो इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं, कॉमन पब्लिक टॉयलेट्स यूज करते हैं। आज तक हमारे सभी पॉलिटिक्स में पब्लिक टॉयलेट बनाना ये बड़ा काम होता था राजनीतिक नेता का। अभी हमको ये नई सोच लानी पड़ेगी। हमारे एजुकेशन के बारे में लानी पड़ेगी, हमारे पब्लिक हेल्थ के बारे में लानी पड़ेगी
खास करके बड़े शहरों में दिख रहा था कि जो भी जिसका आर्थिक स्तर सुधरता था वो सरकारी हॉस्पिटल के सिवा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता था, प्राइवेट स्कूल में जाता था। लेकिन अभी कोविड की वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल बंद है और कंपलसरी आपको गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटी में जाने का पड़ रहा है। तो बदलाव तो सब चीजों में हो जाएंगे। प्राइवेसी के इसमें ये हो रहा है खास करके गवर्नमेंट के साथ, या जो डेटा हमारा जो था, जैसे मैंने कहा कि चाइना में जहां जहां पे अभी ये कोविड के बाद ये शुरू हो गया है वहां पे सब चीज करने से पहले आपको आपकी एंट्री करनी पड़ेगी। मॉल में जा रहे हैं तो वो आपका मोबाइल से आपको कोड स्कैन करना पड़ेगा तो गवर्नमेंट को पता चला कि आज शाम को आप ये मॉल में गए हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास हो। तो खास करके हम लोग प्रजातंत्र लोकतंत्र में रह रहे हैं, लेकिन जो देश है जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है वहां पे सब ये इंफॉर्मेशन कैसी इस्तेमाल की जाएगी, तो ये सब चीजें प्रभावित करेगी। बट इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इट्स एन ओपन आंसर, सो वी कैन थिंक अबाउट इट एंड आंसर इट टुगेदर। नेक्स्ट, We have one more question, sir. हम्म। Will Corona bring the next world war? वॉर होना मुश्किल है क्योंकि वॉर की कॉस्ट यानी आज इतनी बड़ी मात्रा में सबके पास हथियार है कि वॉर कैन डिस्ट्रक्ट एवरीथिंग इन नो टाइम। लेकिन एक प्रकार का शीत युद्ध या कोल्ड वॉर होने की संभावना बहुत ज्यादा है। वो कोल्ड वॉर एक ग्रुप वर्सेस दूसरा ग्रुप होगा कि नहीं कह नहीं सकता। यानी एक ग्रुप ऐसे कहा जा रहा है कि इसमें यूएस के नेतृत्व में जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है जिनको बड़ी मात्रा में क्षति पहुंची है वो लोग एक साथ हो जाएंगे। दूसरी साइड में अगर चाइना रहेगा, जो रेटोरिक है खास करके यूएस में अभी डोनाल्ड ट्रंप उनको चुनाव जीतना है नवंबर में, और जो यूएस का जो आंकड़ा दिख रहा है 14 लाख के ऊपर, तो ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ रही है या गवर्नर के ऊपर आ रही है। तो इट इज ऑब्वियस है कि वो किसी के तरफ पॉइंट आउट करेंगे कि अरे तुम्हारे वजह से मुझे हमारे देश में कोरोना हो गया है। तो इसीलिए अलग अलग देश आप अपनी रणनीति बना रहे हैं। तो युद्ध नहीं होगा लेकिन शीत युद्ध होगा। हर एक देश अपनी अपनी, भारत की तरफ आप देखिए ये सब चल रहा था तभी हमने चाइना की तरफ से होने वाली एफडीआई और ये होने को स्टोन वॉल करने के लिए नया कानून ये कर दिया। उसमें हम लोग ने वो चाइना के खिलाफ ये नहीं किया, हम लोग ने कहा कि जो भी भारत के पड़ोसी देश है वहां से अगर भारत में इन्वेस्टमेंट होती है या भारत के कंपनी के शेयर्स बड़ी मात्रा में खरीदी जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक रूप से नहीं होगा। इससे पहले वो सिर्फ कुछ 8-9 सेक्टर थे उसमें वो गवर्नमेंट की परमिशन उसको लगती थी, बाकी सबसे वो ऑटोमेटिक रूप से हो सकता था। यानी इन्वेस्टमेंट करने के बाद तुमको सिर्फ आरबीआई को या सेबी को बताना है कि मैंने भारत में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अभी भारत ने भी ऐसा कर दिया कि ये पड़ोसी देशों से अगर ऐसा होता है तो एवरी इन्वेस्टमेंट, सब इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के पास परमिशन के लिए जाएगी। ऐसे कहा जा रहा है कि ये चाइना से होने वाली जो होस्टाइल टेकओवर्स है यानी इंडियन कंपनीज के स्टॉक अभी बहुत गिर चुके हैं, तो दूसरे देश से इन्वेस्टमेंट आके वो शेयर्स एकदम कौड़ी मोल कीमत में खरीदे ना जाए, इसलिए ये हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत है वो भी इसके लिए है कि अगर हम लोग अगले 3 महीने 6 महीने कोविड से लड़ते रहे और तब तक चाइना की फैक्ट्री दूसरे देशों की फैक्ट्रियां माल प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे तो भारत के जो एंटरप्रेन्योर्स है, भारत की जो कंपनियां है उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। इसलिए हमको कुछ ना कुछ तरीके से एक स्टोन वॉलिंग करनी पड़ेगी, अपनी सीमाओं के ऊपर एक तटबंदी खड़ी करनी पड़ेगी। तो ये तो व्यापार का युद्ध, टेक्नोलॉजी का युद्ध, ये तो आपके सामने होना ये तो संभव है, बिल्कुल संभव है। सर एक और प्रश्न, तो आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ रहा है, या इसका प्रभाव बढ़ेगा? जरूर बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक हमको पता नहीं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कोविड-19 में सबसे ज्यादा वल्नरेबल है ओल्ड पीपल। पहले तो सोचा गया था कि जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, वो उससे प्रभावित नहीं होगी क्योंकि उनके शरीर में पहले से इम्यूनिटी ज्यादा रहती है। लेकिन नए जो स्टडीज आए हैं उसमें सामने आया है कि चिल्ड्रन भी उसको वल्नरेबल है। और दूसरा चीज है, फैमिली में बच्चे स्कूल जाए तो वहां पे अगर इन्फेक्शन हो गया तो घर में आके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, दादा दादी है, उनको वो इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे लग रहा है कि एजुकेशन का एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन हो जाएगा। लेकिन ऑनलाइन ये एजुकेशन हो गया यानी वो कब से, यानी ये जो खान एकेडमी है, कोर्सेरा है, एडेक्स है, ये कब से चल रहा है, लेकिन अभी तक उसको
ज्यादातर एक हॉबी की तरह देखा जा सकता था। यानी आप जाते थे यूनिवर्सिटी में ही, लेकिन अगर आपको कुछ एक सर्टिफिकेट चाहिए, छोटा डिग्री चाहिए तो ऑनलाइन लेते थे। ऑनलाइन डिग्री को ज्यादा मार्केट में वैल्यू नहीं थी। लेकिन अगर ये अगले 4 महीने 6 महीने यूनिवर्सिटीज ओपन नहीं होते हैं तो स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन में ऑनलाइन का आना पॉसिबल लगभग तय है। इसमें से लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सबसे ज्यादा पैमाने पे अगर कौन सी जॉब्स है, नौकरियां है, तो वो टीचर की जॉब्स है। वो जॉब्स सरकारी जॉब्स नहीं है, लेकिन वो सरकारी स्टैंडर्ड का सैलरी उनको मिलता है। और फिर ये सवाल उठता है कि अगर ये एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन हो गई तो इतनी ज्यादा संख्याओं में टीचर्स की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। अगर नहीं पड़ेगी तो फिर उनको सिर्फ बैठे बैठे सैलरी देनी है या नहीं देनी है। तो यानी एक टेक्नोलॉजिकल क्वेश्चन है और दूसरा सोशल और पॉलिटिकल क्वेश्चन है। वो दोनों हमको एक साथ उसकी तरफ देखना पड़ेगा। Do you think that hygiene standard in public, quality standard of food and agriculture, considering the current impact, what should be the roadway? ये बहुत अच्छा सवाल है कि ये हमारे देश में जो रिफॉर्म्स हुए 1990 से, उसमें अगर कौन सा क्षेत्र सबसे बड़े पैमाने पे छूट गया था तो वो एग्रीकल्चर है। जिस तरह से अगर आप अहमदाबाद में भी देखोगे तो भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो जमालपुरा एरिया है जहाँ पे मार्केट है, एग्रीकल्चर मार्केट है या होलसेल मार्केट है, वहां से भी सबसे ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है। तो जिस तरीके से हमारे एग्रीकल्चर की सप्लाई चेन है, जिस तरीके से हमारी मंडियों में हाइजीन का प्राविधान है, जिस तरीके से हम लोग कृषि माल का सॉर्टिंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, जो कंधे पे लेके या माथे पे लेके ट्रक में लोडिंग करते हैं, सब जगह पे हाइजीन का फैक्टर बहुत ज्यादा आता है। जो फल तरकारी हमारा खेडूत किसान उगाता है वो हमारे प्लेट में आने तक 4-5 अलग अलग किसानों के साथ में, व्यापारियों के हाथ में होके वो आ जाता है। तो ये बड़ा फैक्टर है। आज तक हम लोग ने ये रिफॉर्म्स रोक के रखे थे 2 चीजों के लिए, क्योंकि ये जो एपीएमसी है, मंडी है, वहां पे भी बहुत बड़ा पॉलिटिक्स होता है, बहुत बड़ा पैसों का खेल होता है। तो वो टिकने के लिए हम लोग ने डायरेक्टली एग्रीकल्चर या फार्म से टेबल पे आने के लिए हम लोग ने ज्यादा कोशिश नहीं की। लेकिन ये कोविड-19 की वजह से आज ऐसी स्थिति है कि महाराष्ट्र में भी आप देखो, जो कृषि मंडी है मुंबई की, वहां पे 250 लोगों को कोविड-19 हो गया है। तो उसमें ये बड़ी चेंज आएगी। इन जनरल जो हाइजीन फैक्टर थे, यानी आज तक स्लम्स में ऐसे हुआ था कि पब्लिक टॉयलेट सब जगह पे थे। अभी सामने आ रहा है कि पब्लिक टॉयलेट हैज बिकम अनदर इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ कोविड-19। तो वो घर में टॉयलेट्स कैसे आ सकेंगे, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा हाथ ज्यादा से ज्यादा बार धोएंगे, रास्ते पे जो खाना खाते थे तो ये सब उसको जो परमिशन मिलता है वो सब हफ्ता वसूली चलता था, ये चलता था। वो कैसा उसका जो हेल्थ स्टैंडर्ड है। और बहुत सारे ईस्ट एशियन कंट्रीज में सब जगह सब तरीके की चीजें रास्ते पे बिकती है, लेकिन उनका हाइजीन स्टैंडर्ड रहता है बहुत हाई रहता है। अपने यहाँ पे वो इतना नहीं रहता है। तो दिस इज द राइट टाइम, ये सब चीजें होगी और वो हमको करनी पड़ेगी। सर, जूम के माध्यम से एक प्रश्न है, should everyone develop spiritual or worship sense? जरूर होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से ऐसे हाल है, खास करके यानी मैं खुद हर रोज मंदिर जाता हूँ, लेकिन अभी मंदिर बंद है। तो हम लोग सोचते हैं कि हमारे खास करके हमारे समाज में, भारत में खास करके, और उसमें हिंदू धर्म में ऐसा ये है कि समाज का हित, देश का हित, ये या समाज का वेलबींग ये व्यक्ति की श्रद्धा से ऊपर है। तो बहुत सारे लोगों ने मंदिर में जाना, पूजा करना, पूजा के लिए फूल नहीं मिल रहे फिर भी लोगों ने कुछ ये ध्यान नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि ये देश के लिए जरूरत है। मेरे घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी तबीयत के लिए ठीक है, दैट आई शुड नॉट गो आउट, ये हम लोग ने कर दिया। लेकिन इसमें दूसरी बात यह है कि हिंदू धर्म में मंदिर या फिर ये इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन। आपको भगवान की प्रार्थना करने के लिए, आपको मेडिटेशन करने के लिए मंदिर की जरूरत नहीं, आप घर बैठे भी कर सकते हैं। और ये जो आने वाले कुछ साल है वो बहुत मुश्किल रहेंगे इकोनॉमिकली, हेल्थ वाइज ऑल्सो, क्योंकि पता नहीं कि अगर ये ऐसे कहा जा रहा है कि 60-70% लोगों को अगर कोविड-19 होता है
तो हम उससे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, किसी के घर में बुजुर्ग व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, तो ये सब बहुत टेंशन वाली चीजें हैं। तो इस चीज में अगर भगवान का नामस्मरण या कौन से भी भगवान को मानते हैं, कौन से भी रिलीजन से होते हो, वो अगर आपको ताकत दे सकता है तो वो जरूर उसकी आवश्यकता है। उसके वजह से सुपरस्टिशन ना फैले, उसकी ये हमको लेनी पड़ेगी। इन जनरल जब ये हमारे मंदिर खुलेंगे, जनरल स्पीकिंग ऐसे हम लोग कह रहे हैं कि हमारे मंदिरों में एक पब्लिक हाइजीन का ये नहीं किया जा सकता है, ज्यादा ये नहीं होता है। यानी लोग मूर्ति को सब लोग टच करते हैं, सब ये करते हैं, फूल और ये सभी का, तो वो एक थोड़ा शायद बदलाव उसमें आएगा। लेकिन बाय एंड लार्ज मुझे लगता है अगर वो मन की ताकत देता रहेगा स्पिरिचुअलिटी, और एक हमको एक समाज बनकर डिसिप्लिन बना सकता है, तो उसकी जरूर आवश्यकता है। शुक्रिया आनंद, आपने अपने वक्तव्य और डेटा से हम सबको प्रदीप्त किया है। भारतीय विचार मंच और यज्ञ की ओर से हम आपका शुक्रिया अदा में आप में प्रदीप्त करेंगे ऐसी आशा रखते हैं। जरूर। इस कार्यशाला को हम यही विराम देते हैं। आप सबको नमस्कार। अस्तु। नमस्कार।